अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। पुरानी दिल्ली में बादशाह अकबर का शाही दरबार अपने ज्ञान और वैभव के लिए प्रसिद्ध था। दूर दूर से लोग यहां न्याय और समस्याओं के समाधान के लिए आते थे। एक गर्म दोपहर दरबार अपने नियत समय पर लगा था, लेकिन आज का माहौल कुछ शांत और विचारशील था। बादशाह अकबर सिंहासन पर बैठे थे और उनके चेहरे पर एक गहरी सोच छाई हुई थी, जो उनके मन में चल रहे किसी नए सवाल का संकेत थी। अकबर ने चारों ओर देखा। उनके सारे दरबारी, जिनमें बड़े बड़े विद्वान और अमीर शामिल थे, चुपचाप बैठे थे, लेकिन उनकी निगाहें सीधे अपने सबसे चतुर और हाजिर जवाब मंत्री बीरबल पर जा टिकी। बीरबल, अकबर ने अपनी गंभीर आवाज में कहा, आज मेरे मन में एक प्रश्न है जिसने मुझे बेचैन कर दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि इस दुनिया में सबसे मूर्ख प्राणी कौन है। सभी दरबारी चौंक गए। ये सवाल न तो किसी राज्य की समस्या से जुड़ा था, न ही वित्त से। ये एक सीधी चुनौती थी। बीरबल हाथ जोड़कर विनम्रता से खड़े हुए। हुजूर, ये बहुत ही कठिन प्रश्न है। मुझे इसका सही उत्तर देने के लिए कुछ समय चाहिए। अकबर मुस्कुराए। ठीक है, मैं तुम्हें 1 हफ्ते का समय देता हूं। और हां, जवाब के रूप में तुम सिर्फ नाम नहीं दोगे, बल्कि उस मूर्खता का ठोस प्रमाण भी लाओगे। बीरबल ने चुनौती स्वीकार की, लेकिन उनका मन जानता था कि यह खोज कितनी मुश्किल है। मूर्खता की कोई सीमा नहीं होती, और हर इंसान कभी न कभी मूर्खतापूर्ण काम करता है। उन्हें तो सबसे बड़ा मूर्ख चाहिए था, जिसका प्रमाण ठोस हो। अगले 4 दिनों तक बीरबल ने वेश बदलकर पूरे आगरा शहर की खाक छानी। उन्होंने बाजारों में, धार्मिक स्थलों पर और यहां तक कि शराबखानों में भी लोगों का ध्यान से निरीक्षण किया। उन्हें कई लोग मिले जो अनावश्यक चीजों पर बेहिसाब पैसा बर्बाद कर रहे थे या गुस्से में अपने ही हाथ पैर तुड़वा रहे थे। बीरबल हर बार सिर हिलाकर आगे बढ़ जाते। ये सब तो रोजमर्रा की मूर्खताएं हैं। वे सोचते, अकबर हुजूर को इनसे कहीं बड़ी मूर्खता का सबूत चाहिए। जब समय सीमा का 5वां दिन समाप्त हो रहा था और बीरबल लगभग हार मान चुके थे, तभी उनकी नजर शहर के बाहरी इलाके में एक विचित्र दृश्य पर पड़ी। एक आदमी तपती धूप में अपनी चारपाई का पाया पकड़कर जोर जोर से रो रहा था। बीरबल तुरंत उसके पास पहुंचे। यही वो असाधारण मूर्खता हो सकती थी जिसकी उन्हें तलाश थी। बीरबल ने झुककर उस आदमी से पूछा, भाई, क्या बात है? तुम इतनी तेज धूप में क्यों रो रहे हो? और ये चारपाई का पाया क्यों पकड़े हो? आदमी ने अपनी सिसकियां रोककर दयनीय चेहरे से बीरबल की तरफ देखा। हुजूर, मेरा तो सब लुट गया। मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज जाने वाली है, उसने रोते हुए कहा। बीरबल को लगा कि शायद इसकी कोई चीज चोरी हो गई है। उन्होंने सांत्वना दी, क्या चोरी हो गया? बता, मैं बादशाह का मंत्री हूं, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। चोरी नहीं हुई, हुजूर, आदमी चिल्लाया। मैंने अपनी चारपाई का ये पाया अभी अभी तोड़ दिया है। अब मैं इस पर रात को सोऊंगा कैसे? बीरबल को जरा भी समझ नहीं आया। उन्होंने पूछा, तो पाया तोड़ने की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि तुम इतने गम में डूब गए? आदमी ने पाया दिखाते हुए कहा, जरूरी था हुजूर। कल रात मैंने सपना देखा कि एक चोर मेरे घर में घुस आया है। अगर वो मेरी चारपाई चुरा ले जाता तो? इसीलिए मैंने सोचा कि इससे पहले कि चोर आए, मैं खुद ही इसका पाया तोड़कर इसे बेकार कर दूं, ताकि चोर इसे लेने का सोचे भी न। बीरबल ने माथा पीट लिया। सपने में आने वाले चोर के डर से हकीकत में अपनी चारपाई तोड़ने वाला ये आदमी। बीरबल को यकीन हो गया, ये मूर्खता का वो चरम था जिसकी तलाश उन्हें 5 दिन से थी। बीरबल ने उस चारपाई तोड़ने वाले आदमी की ओर देखा, जिसने केवल एक सपने के डर से अपनी ही संपत्ति को क्षति पहुंचाई थी, और एक लंबी सांस ली। वो समझ गए कि उनकी तलाश अब पूरी हो गई है। उन्होंने उस आदमी को कुछ इनाम दिया और उसे घर जाने की अनुमति दी। फिर बीरबल बादशाह अकबर की ओर मुड़े, जिनके चेहरे पर उत्सुकता भरी मुस्कान थी।
अकबर ने पूछा, तो बीरबल, क्या 5 दिनों की तुम्हारी ये यात्रा सफल रही? क्या तुम्हें वो मिल गया जिसकी तुम्हें तलाश थी? बीरबल ने अदब से झुककर कहा, जी, जहांपनाह। पूरे नगर की छानबीन के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस चारपाई वाले आदमी से बड़ा मूर्ख दूसरा कोई नहीं हो सकता। ये मूर्खता का वो पहला प्रमाण है जिसकी मुझे तलाश थी। अकबर हंस पड़े। ये तो दिलचस्प है, लेकिन बीरबल, क्या तुम्हें लगता है कि इससे बड़ा बेवकूफ दुनिया में और कोई नहीं होगा? क्या मूर्खता की कोई सीमा नहीं होती? बीरबल मुस्कुराए। सीमा तो होती है, जहांपनाह, पर अभी मैंने केवल पहला सबसे बड़ा मूर्ख ही ढूंढा है। अकबर ने सिर हिलाया। ये तो और भी पेचीदा हो गया। बीरबल, उस चारपाई वाले आदमी को यहां लाओ और हमें बताओ कि उसकी मूर्खता का वो महान प्रमाण क्या है जिसने उसे पहले स्थान पर पहुंचा दिया। बीरबल ने तुरंत उस आदमी को दरबार में हाजिर होने का इशारा किया। आदमी, जो अभी तक अपनी पुरानी बोझिल चारपाई के साथ खड़ा था, लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा। बीरबल ने समझाना शुरू किया, जहांपनाह, मैंने इस आदमी को शहर के बाहरी रास्ते पर देखा। तपती धूप थी और ये आदमी बड़ी मुश्किल से उस चारपाई को अपने सिर पर उठाकर चला रहा था। जब मैंने उससे पूछा कि वो आराम करने के लिए चारपाई को जमीन पर क्यों नहीं रखता और उस पर बैठ क्यों नहीं जाता, तो उसने जो उत्तर दिया उसने मुझे हंसने पर मजबूर कर दिया। अकबर ने झुंझलाहट से पूछा, जल्दी बताओ बीरबल। बीरबल ने कहा, उसने जवाब दिया कि वो चारपाई को सिर पर इसलिए ढो रहा है ताकि धूप से ये जल्दी सूख जाए और जब वो थकेगा तो इस पर बैठ सके। धूप में चारपाई सूखने का इंतजार करने के बजाय उसने चारपाई को ही सिर पर उठा लिया। ये सुनकर दरबार में ठहाके गूंज उठे। अकबर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उन्होंने कहा, वाह बीरबल, ये तो सच में मूर्खता की पराकाष्ठा है। लेकिन बीरबल, अकबर ने हंसी रोकते हुए कहा, अब मुझे उस दूसरे मूर्ख की तलाश है। यदि वो मिल गया तो ही मैं मानूंगा कि तुम्हारी बात सही थी। बीरबल ने आत्मविश्वास से सिर झुकाया। जहांपनाह, दूसरे मूर्ख को ढूंढने के लिए हमें दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, वो तो पहले से ही मौजूद है। अकबर ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? कौन है वो? क्या वो हमारे दरबार में ही है? बीरबल मुस्कुराए। जी हां, लेकिन उसे प्रमाणित करने के लिए मुझे आपसे एक छोटी सी निजी मदद चाहिए। आज शाम आप मुझे कुछ सोने की अशर्फियां दें और मैं इन अशर्फियों को एक ऐसे व्यक्ति को सौंपूंगा जो उनका इस्तेमाल सबसे व्यर्थ और मूर्खतापूर्ण तरीके से करेगा। अकबर को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा, पर बीरबल की बातों में हमेशा कोई न कोई रहस्य छुपा होता था। वो चुनौती को टालना नहीं चाहते थे। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, ठीक है बीरबल, तुम्हें जितनी अशर्फियां चाहिए ले लो, लेकिन याद रखना, यदि इस बार तुम असफल हुए तो तुम्हें इस चुनौती की कीमत चुकानी होगी। बीरबल ने झुककर धन्यवाद दिया और अगले ही पल राजकोष से अशर्फियों का एक थैला लेकर दरबार से बाहर निकल गए। हर कोई उत्सुक था कि बीरबल अब किस मूर्ख को ढूंढ कर लाएंगे। बीरबल ने शहर के हर कोने की छानबीन शुरू कर दी। वो ऐसे इंसान की तलाश में थे जो अपनी संपत्ति का इस्तेमाल सबसे व्यर्थ और हास्यास्पद तरीके से करे। 2 दिन तक उन्हें कोई नहीं मिला। बीरबल लगभग निराश होने ही वाले थे कि तीसरे दिन शहर के मुख्य बाजार से गुजरते हुए उनकी नजर एक विचित्र भीड़ पर पड़ी। एक धनी सेठ अपने आंगन में खड़ा था और अपने नौकरों को अजीबोगरीब आदेश दे रहा था। सेठ ने एक बड़ा सा तांबे का बर्तन जमीन पर रखे था जिसमें शुद्ध घी भरा था। सेठ ने नौकरों से कहा कि वे इस घी को एक एक बूंद करके जमीन पर बिखेर दें। बीरबल तुरंत उनके पास पहुंचे और आश्चर्य से पूछा, ये क्या कर रहे हैं सेठ जी? इतना कीमती घी क्यों फेंक रहे हैं? इससे तो कई गरीबों का पेट भर सकता था। सेठ ने लापरवाही से बीरबल की ओर देखा और उत्तर दिया, अरे भाई, मेरे पास इतना पैसा है कि मुझे पता ही नहीं चलता कि इसे कहाँ खर्च करूं। मैंने सोचा, क्यों न आज जमीन को ही थोड़ा स्वादिष्ट बना दिया जाए।
जमीन भी तो मेरी ही संपत्ति है। बीरबल ने तुरंत अपने मन में हिसाब लगाया। यही है वो पहला मूर्ख जिसे शहंशाह देखना चाहते थे। बीरबल ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। सेठ जी, उन्होंने कहा, आपकी संपत्ति पर आपका अधिकार है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन याद रखिए, धन का ऐसा दुरुपयोग केवल मूर्खता की निशानी है। आप जो घी जमीन पर बहा रहे हैं, वो आपके अहंकार के बोझ से कहीं अधिक भारी है। सेठ ने फिर बेपरवाही से हाथ झाड़ा। मुझे उपदेश मत दीजिए बीरबल जी, आप जाइए, अपना काम देखिए। ये मेरा पैसा है और मैं इसे जलाऊं या बहाऊं, ये मेरी मर्जी। बीरबल ने शांति से कहा, जरूर, मैं अपना काम ही कर रहा हूं। उन्होंने मन ही मन तय कर लिया कि अब इसे तुरंत शहंशाह के समक्ष पेश करना होगा। बिना और कुछ कहे बीरबल ने उस स्थान से रुखसत ली। अब उन्हें दूसरा मूर्ख खोजना था, जिसकी मूर्खता की पराकाष्ठा इस सेठ से भी 2 कदम आगे हो। दूसरा मूर्ख कहां मिलेगा जो अपनी ही बर्बादी का कारण बन रहा हो? इस विचार के साथ बीरबल नए सिरे से शहर की भीड़ भाड़ वाली गलियों में निकल पड़े। शहर की भीड़ भाड़ वाली गलियों में चलते चलते बीरबल कुछ देर बाद शहर के उत्तरी हिस्से में पहुंचे। वहां उन्होंने एक और भी ज्यादा विचित्र दृश्य देखा। एक व्यक्ति अपने सिर पर एक अत्यंत विशाल और अनावश्यक रूप से लंबी लकड़ी का लट्ठा उठाए हुए था। वो एक छोटे से मकान के संकरे दरवाजे से उस भारी भरकम लट्ठे को भीतर ले जाने की जिद कर रहा था। वो बार बार असफल हो रहा था। लट्ठे का सिरा चौखट से टकराता और वह दरवाजा टूटता जा रहा था। आदमी पसीने से भीग चुका था, लेकिन न तो वो लट्ठे को जमीन पर रखता था और न ही उसे काटने की सोचता था। माफ करना भाई साहब, बीरबल ने पास जाकर कहा, इतना क्यों जूझ रहे हैं? इसे जमीन पर रखिए और नाप कर थोड़ा छोटा कर लीजिए। उस व्यक्ति ने गुस्से से बीरबल की ओर देखा और जोर से चिल्लाया, आप होते कौन है मुझे बताने वाले? ये लट्ठा मैंने बड़ी मुश्किल से पाया है। मैं इसे 1 इंच भी छोटा नहीं करूंगा। और जमीन पर क्यों रखूं? अगर मैंने इसे जमीन पर रख दिया तो फिर इतना भारी लट्ठा उठाएगा कौन? बीरबल ने सिर हिलाया। वाह, ये तो पहले मूर्ख से भी ज्यादा मूर्ख निकला। उन्होंने सोचा, पहला अपना पैसा जला रहा था, ये अपनी कमर तोड़वा रहा है और घर का दरवाजा भी तोड़ रहा है। दूसरा मूर्ख मिल चुका था, अब तीसरा खोजना बाकी था। बीरबल ने उस लट्ठे वाले व्यक्ति को वहीं छोड़ दिया और मुस्कुराते हुए महल की ओर वापस चल दिए। जब वो बादशाह अकबर के सामने पहुंचे तो बादशाह बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो बीरबल, अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम्हें तुम्हारे 3 मूर्ख मिल गए? बीरबल ने अदब से झुककर सलाम किया। जी जहांपनाह, 2 तो मिल चुके हैं। एक जो अपनी मेहनत की कमाई को आग लगा रहा था, और दूसरा जो बिना किसी कारण इतना भारी लट्ठा ढोकर अपनी हड्डिपसली तोड़वा रहा है। अब बस तीसरे मूर्ख की तलाश है। अकबर ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, 2 तो तुमने ढूंढ लिए, लेकिन तीसरा मूर्ख आखिर कैसा होगा? क्या वह इन दोनों से भी ज्यादा मूर्ख होगा? बीरबल बोले, हुजूर, तीसरा मूर्ख इन दोनों से बिल्कुल अलग होगा। वो अक्सर सबसे आसानी से मिल जाता है, बस हमें सही समय पर सही जगह देखना होता है। ये कहकर बीरबल ने बादशाह के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान देखी। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं तीसरे की खोज शुरू करूं? बादशाह अकबर उत्सुकता से भर उठे। उनकी आंखें चमक उठीं। क्यों नहीं बीरबल, ये तो बहुत ही रोमांचक है। मैं देखना चाहता हूं कि वो तीसरा कौन है जो इन दोनों से भी ज्यादा मूर्ख साबित होता है। तुम तुरंत अपनी खोज शुरू करो और जब तक उसे ढूंढ नहीं लेते महल वापस मत आना। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जरूर जहांपनाह, चुनौती स्वीकार है। यह कहकर बीरबल ने तुरंत महल का रुख किया, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं गए। उन्होंने कुछ क्षणों के लिए दरबारियों को गौर से देखा, फिर छत की ओर देखा और फिर वापस मुड़कर सीधे अकबर के सामने आ खड़े हुए। अकबर ने देखा कि बीरबल इतनी जल्दी लौट आए हैं तो वे हैरान हुए। क्या हुआ बीरबल,
तुम तो इतनी जल्दी वापस आ गए। क्या तीसरे मूर्ख को ढूंढना इतना आसान था? बीरबल के चेहरे पर गहन मुस्कान थी। उन्होंने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया और बोले, हुजूर, तीसरा मूर्ख मुझे मिल गया। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कौन है वो? जल्दी बताओ, मुझे उस तीसरे मूर्ख का नाम जानना है। बीरबल ने बड़ी शालीनता से बादशाह की ओर इशारा किया और कहा, हुजूर, वो तीसरा मूर्ख और कोई नहीं बल्कि आप स्वयं हैं। अकबर का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उन्होंने अपने सिंहासन से आधा उठते हुए गर्जना की, बीरबल, तुम्हें होश भी है कि तुम क्या कह रहे हो? तुम जानते हो कि इस दुस्साहस के लिए तुम्हें तुरंत जेल भेजा जा सकता है या इससे भी बड़ी सजा दी जा सकती है। राज्यसभा में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। दरबारी डर के मारे अपनी सांसें थामे खड़े थे, किंतु बीरबल तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़े और शांत स्वर में बोले, हुजूर, यदि आपको लगता है कि मैंने कोई गलती की है तो आप बेशक मुझे सजा दें, लेकिन पहले आप मेरी बात सुन ले। तुमने मुझे मूर्ख कहा। अकबर ने कहा, हाँ हुजूर, और इसका एक ठोस कारण है। बीरबल ने समझाना शुरू किया। सोचिए, मैंने जिन दो मूर्खों को ढूंढा, उन्होंने अपनी संपत्ति ऐसी चीजों पर बर्बाद की जिनका कोई फायदा नहीं था। लेकिन हुजूर, आपने मुझे यह साबित करने के लिए कि सबसे बड़ा मूर्ख कौन है, अपना कीमती वक्त, राजकाज और अपना खजाना बर्बाद करने की छूट दे दी। क्या किसी राजा के लिए यह मूर्खता नहीं है कि वो सिर्फ एक नाम जानने के लिए इतना बड़ा खर्चा उठाए, जबकि राजकोष का उपयोग प्रजा के हित में किया जा सकता था? अकबर कुछ देर तक अवाक रह गए। उनके चेहरे पर पहले हैरानी, फिर थोड़ी नाराजगी और अंत में गहरी सोच का भाव आया। उन्होंने बीरबल की आंखों में देखा, जो बिल्कुल शांत और आत्मविश्वास से भरी हुई थी। बीरबल के तर्कों में इतनी ठोस सच्चाई थी कि क्रोध करने की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। अकबर ने धीरे से सिंहासन की पीठ पर सिर टिकाया और एक लंबी सांस ली। फिर उन्होंने जोरदार ठहाका लगाया, जिससे पूरा दरबार गूंज उठा। वाह बीरबल, वाह! अकबर बोले, मैं मानता हूं कि तुम्हारे पास हमेशा हर सवाल का एक निराला जवाब होता है, यहां तक कि उस सवाल का भी जो बादशाह को मूर्ख साबित कर दे। तुम ही वो व्यक्ति हो जो अपनी जान दांव पर लगाकर भी सच बोल सकता है। जाओ, आज मैं तुम्हें मूर्खों को ढूंढने के इस शानदार खर्चे के लिए सोने की 1000 अशर्फियां इनाम में देता हूं। बीरबल ने झुककर आदरपूर्वक धन्यवाद किया, लेकिन अकबर ने तुरंत शरारत से उन्हें रोका। लेकिन ध्यान रहे बीरबल, अकबर ने मुस्कान के साथ चेतावनी दी, यह किस्सा दरबार में नहीं फैलना चाहिए, वरना यह सिद्ध हो जाएगा कि सबसे बड़े मूर्ख का खिताब मैंने ही जीत लिया है। बीरबल ने अशर्फियों से भरी भारी थैली को दोनों हाथों से उठाया और एक क्षण के लिए उसकी चमक को निहारा। जहांपनाह, बीरबल ने विनम्रता से कहा, आपका आदेश शिरोधार्य है। यह राजमहल की दीवारों के भीतर ही दफन रहेगा। और यदि किसी ने कभी पूछ भी लिया कि मुझे ये अकूत दौलत कहां से मिली, तो मैं केवल इतना कहूंगा कि मुझे ये उन महान 3 मूर्खों की सेवा करने के बदले में मिली है, जिन्हें मैंने सफलतापूर्वक मूर्ख बनने से बचा लिया। अकबर ने सिर हिलाया और संतुष्टि से मुस्कुराए। उन्हें बीरबल की हाजिर जवाबी पर कभी निराशा नहीं होती थी। यह किस्सा तो बादशाह और बीरबल के बीच का था, लेकिन जल्द ही पूरे महल में यह फुसफुसाहट फैल गई कि बीरबल किसी अत्यंत ही गुप्त और लाभदायक कार्य से लौटे हैं। अगले ही दिन सुबह की सभा में जहांपनाह के खास दरबारी मुल्ला दो प्याजा बीरबल की ओर संदिग्ध नजरों से देख रहे थे। बीरबल, सुना है तुम्हारा मूर्ख खोज अभियान बहुत फलदायक रहा। मुल्ला ने ताना मारते हुए पूछा, क्या तुम सच में उन 3 महान मूर्खों को ढूंढ पाए जिनके बारे में तुमने पिछली बार बताया था? बीरबल ने आराम से अपनी पगड़ी ठीक की और मुल्ला को घूर कर देखा। हाँ मुल्ला जी, उन्होंने जवाब दिया, मुझे 3 की जगह 4 मूर्ख मिले, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि 3 मूर्खों ने अपनी मूर्खता का एहसास होने के बाद भी
चौथे मूर्ख ने अपनी मूर्खता पर सबसे ज्यादा इनाम हासिल किया। मुल्ला ने अपनी भौहें चढ़ाई। इनाम? मूर्ख को इनाम? ये कैसी पहेली है बीरबल? तुम किसे चौथा मूर्ख कह रहे हो और उसे क्या इनाम मिला? बादशाह अकबर, जो अब तक इस नोकझोंक को सुन रहे थे, उत्सुकता से झुक गए। हाँ बीरबल, अब बात स्पष्ट करो। यदि 3 मूर्खों को ढूंढने का तुम्हारा अभियान सफल रहा, तो ये चौथा मूर्ख कहां से आया? क्या ये इनाम किसी ऐसी चीज के लिए दिया गया जो हमने अनजाने में दी हो? बीरबल ने अपनी मुस्कान गहरी की। जहांपनाह, चौथा मूर्ख वास्तव में उन पहले 3 से ज्यादा समझदार था, क्योंकि उसने अपनी मूर्खता का उपयोग धन कमाने में किया। वो चौथा मूर्ख कोई और नहीं, बल्कि वही व्यापारी है जिसने पिछले सप्ताह आपके खजाने में सिर्फ 10 दिन के इस्तेमाल के लिए घोड़े खरीदने पर 50,000 अशर्फिया बेकार कर दी। और सबसे बड़ी मूर्खता यह है कि आपने उसे उस खरीद पर और 10,000 का इनाम भी दिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। मुल्ला का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा, जबकि अकबर अपने ही माथे पर हाथ फेरने लगे। उन्हें याद आया कि उन्होंने बीरबल की सलाह के बिना ही उस अयोग्य व्यापारी को इनाम दिया था। अकबर ने धीरे से अपना हाथ माथे से हटाया और बीरबल की ओर देखा। उनके चेहरे पर शर्मिंदगी और मुस्कान का अजीब मिश्रण था। बीरबल, तुम बहुत चतुर हो, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। यह सच है कि मैंने बिना सोचे समझे उस व्यापारी को इनाम दिया, लेकिन तुमने 4 मूर्खों का जिक्र किया। सूची में 2 और नाम कहाँ हैं जो तुमने भरने का वादा किया था? इससे पहले कि बीरबल जवाब देते, मुल्ला दो प्याजा ने क्रोध में भरी हुई आवाज में कहा, जहांपनाह, ये घोर अपमान है। बीरबल ने न केवल उस व्यापारी को बल्कि आपको भी अप्रत्यक्ष रूप से मूर्ख कहा है। सूची पूरी हो गई है। आगे के 2 नाम तो। बीरबल ने मुल्ला को बीच में टोका और शांत भाव से बोले, मुल्ला साहब, सूची अभी अधूरी है। 5वां सबसे बड़ा मूर्ख वह है जिसने 50,000 की मूर्खता पर और 10,000 का इनाम दिया। यह आप अच्छी तरह जानते हैं कि वह और कोई नहीं, हमारे प्रिय जहांपनाह है। पूरा दरबार थर्रा गया। अब बीरबल सीधे बादशाह पर उंगली उठा रहे थे। अकबर ने एक गहरी सांस ली और पूछा, ठीक है, मैं 5वां मूर्ख हूं। अब छठा और आखिरी मूर्ख कौन है? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, छठा मूर्ख जहांपनाह, मैं स्वयं हूं। अकबर का गुस्सा अचानक शांत हो गया, मगर उनकी हैरानी चरम पर थी। उन्होंने धीमे स्वर में पूछा, बीरबल, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम तो बुद्धिमानी की मिसाल हो। तुम्हें क्यों लगता है कि तुम मूर्खों की सूची में सबसे नीचे हो? बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया और जवाब दिया, जहांपनाह, मुझे पूरी तरह से पता था कि वो 50,000 मूर्ख कभी वापस नहीं आएगा। फिर भी मैंने आपको यह आश्वासन दिया कि अगर वो नहीं लौटा तो मैं अपना नाम उसकी जगह लिख दूंगा, ये जानते हुए भी कि बादशाह सलामत 50,000 के नुकसान को मूर्खता समझेंगे। मैंने मूर्खतापूर्ण तरीके से आपकी हां में हां मिलाई और दाव पर अपनी बुद्धिमानी लगा दी। और तो और, मुल्ला साहब की बेतु की शिकायत पर मैंने अपनी जान खतरे में डालकर ये सूची तैयार की। क्या ये छठी सबसे बड़ी मूर्खता नहीं है कि मैं अपने बादशाह की जिद पूरी करने चला आया? ये सुनकर अकबर अपनी हंसी रोक नहीं पाए। पूरा दरबार बीरबल की हाजिर जवाबी पर दांतों तले उंगली दबा रहा था। अकबर ने खड़े होकर बीरबल को गले लगाया और कहा, बीरबल, तुम सचमुच लाजवाब हो। तुमने मुझे सही आईना दिखाया है। वास्तव में बीरबल, मैंने स्वयं को तुम्हारी कसौटी पर परख लिया है। पर अब ये बताओ, सूची में जो 7वीं सबसे बड़ी मूर्खता बच गई है, वो क्या है? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। बीरबल ने सम्मानपूर्वक झुककर जवाब दिया, जहांपनाह, 7वीं सबसे बड़ी मूर्खता वो होगी जब आप इतनी बड़ी बुद्धिमानी की बात सुनने और स्वीकार करने के बाद भी भविष्य में मुल्ला दो प्याजा जैसे किसी ईर्ष्यालु दरबारी की बेतु की शिकायत पर मुझे ऐसी सूची बनाने का आदेश देंगे। ये सुनकर दरबार ठहाकों से गूंज उठा।
अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि मुल्ला दो प्याजा को अपनी शिकायत वापस लेनी होगी और उन्हें कड़ी चेतावनी दी गई। अकबर ने बीरबल को बेशकीमती हीरों का हार भेंट करते हुए कहा, तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई मोल नहीं है। तुम्हारी हाजिर जवाबी ने आज मेरा मन जीत लिया। जाओ और आराम करो। बीरबल मुस्कुराते हुए बादशाह को सलाम करके वहां से चले गए और इस प्रकार बुद्धि पर मूर्खता की जिद फिर से हार गई। कुछ दिन शांति से बीते। दरबार में बीरबल की बुद्धिमत्ता की चर्चा अभी भी जोरों पर थी, पर बादशाह अकबर को चैन कहा। उन्हें तो हर पल बीरबल की हाजिर जवाबी को परखने की आदत हो गई थी। एक दोपहर अकबर अपने खास बाग में टहल रहे थे। बीरबल भी उनके साथ थे। बादशाह ने अचानक आसमान की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोले, बीरबल, मैंने सुना है कि जब कोई व्यक्ति किसी चीज से बहुत खुश होता है तो वो उसे चांद का टुकड़ा कह देता है। पर मुझे ये बताओ, क्या सचमुच हमारा ये चांद इतना सुंदर है? मुझे तो वो बस एक ठंडा दागदार गोला लगता है। क्या तुम मुझे दुनिया की सबसे सुंदर चीज दिखा सकते हो? बीरबल ने फौरन उत्तर दिया, जहांपनाह, मैं आपको जरूर दिखा सकता हूं, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ चलना होगा और आपको आंखों पर पट्टी बांधनी पड़ेगी। सुंदरता देखने के लिए बाहरी प्रकाश से ज्यादा दिल के प्रकाश की जरूरत होती है। बादशाह अकबर उत्सुक हो उठे। ठीक है बीरबल, मेरी आंखें बांध दो और मुझे ले चलो। बीरबल ने तुरंत मखमली कपड़े से बादशाह की आंखों पर पट्टी बांधी। रास्ता थोड़ा ऊबड़ खाबड़ है। जहांपनाह, बीरबल ने धीमे से कहा, बस मेरे कंधे का सहारा लिए रहिएगा। अकबर, जो हमेशा राजसी ठाठबाट और रोशनी के आदी थे, अंधेरे में लड़खड़ाते हुए चलने लगे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि बीरबल उन्हें कहां ले जा रहे थे। ये यात्रा महल के अंदर नहीं, बल्कि शाही बागों को पार करके नगर के बाहरी हिस्से की ओर थी। थोड़ी देर चलने के बाद वे एक बहुत ही साधारण पर साफ सुथरी झोंपड़ी के दरवाजे पर रुके। अंदर से एक महिला के मधुर लोरी गाने की और एक नवजात शिशु के धीमे रोने की आवाज आ रही थी। बीरबल ने फुसफुसाकर कहा, हम पहुंच गए जहांपनाह। अब मैं ये पट्टी हटाऊंगा। आप बिना पलक झपकाए बस अंदर देखिए। बीरबल ने धीरे से पट्टी खोली। अकबर ने अपनी आंखें मलते हुए उस झोंपड़ी के खुले द्वार से अंदर देखा। झोंपड़ी के अंदर रोशनी कम थी, पर जो दृश्य था वो साफ था। एक युवा मां फटी हुई साड़ी पहने जमीन पर बैठी थी। उसके चेहरे पर थकावट की हल्की रेखाएं थीं, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो ममता और नवजीवन के स्वागत की चमक थी। वो बड़े प्यार से अपने नवजात शिशु को सीने से लगाए गुनगुना रही थी। पास में झोंपड़ी की एक टूटी दीवार के सहारे बैठा एक बूढ़ा व्यक्ति, जो शायद बच्चे का दादा था, शांत मुद्रा में कुछ सूत काट रहा था। सम्राट अकबर ने देखा कि उस झोंपड़ी में गरीबी साफ झलक रही थी। छत से फूस बाहर निकल रहा था और बर्तन नाम मात्र के थे, लेकिन उस पूरे माहौल में अजीब सी शांति और गहरी संतुष्टि व्याप्त थी। अकबर ने धीरे से फुसफुसाया, बीरबल, ये कौन लोग हैं? ये तो अत्यंत गरीब परिवार लगता है। इनके पास महल के वैभव का एक कण भी नहीं है, फिर भी इनके चेहरों पर इतनी शांति और संतोष कैसे है? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, यही तो वो जगह है जहां मैंने कल का दुख और आज का सुख एक साथ देखा था। इनकी मुस्कान बताती है कि इन्हें न कल की चिंता है और न आज के खजाने की फिक्र। इनके पास जो आज है वही इनका सबसे बड़ा धन है। अकबर ने अपनी भौहें चढ़ाई। बात तो गहरी थी, लेकिन अकबर अभी भी उस दुख और सुख वाले राज तक नहीं पहुंच पाए थे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कुछ अधीर होते हुए कहा, बीरबल, पहेलियां बुझाना बंद करो और मुझे स्पष्ट बताओ कि कल यहां क्या हुआ था। मैं उस रहस्य को जानना चाहता हूं जो इतनी गरीबी में भी इतनी बड़ी शांति पैदा करता है। बीरबल ने हल्के से झुककर कहा, जरूर जहांपनाह, ये सब कल रात के भोजन की कहानी है।
उन्होंने पास बैठी एक वृद्ध महिला की ओर इशारा किया, जो अपने बच्चों को पानी पिला रही थी। कल जब मैंने इनसे पूछा कि उनका सबसे बड़ा दुख क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया था कि उनके पास सिर्फ एक ही रोटी थी जिसे वे आपस में बांट रहे थे। ये दुख था कि वे सब पेट भरकर खा नहीं सकते थे। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, और आज का सुख? बीरबल की आंखों में शरारती चमक थी। आज का सुख यह है कि आज उनके पास खाने को 2 रोटियां हैं। दुख और सुख का पैमाना उनके लिए महल के खजाने से नहीं, बल्कि एक अतिरिक्त रोटी से तय होता है, हुजूर। और रही बात उस राज की, तो मजेदार बात यह है कि उस एक रोटी को हासिल करने के लिए बच्चों के बीच जो छीनाछूटी मची थी, वही उनका सबसे बड़ा मनोरंजन भी था। अकबर खिलखिलाकर हंस पड़े। उन्होंने सिंहासन पर टेक लगाई और बीरबल की ओर देखकर बोले, मान गए बीरबल, तुम सचमुच हर सवाल को एक अनोखे अंदाज में सुलझा देते हो। हमने तुमसे शहर का राज पूछा और तुमने हमें जीवन का सबसे बड़ा फलसफा समझा दिया कि सुख और दुख बाहरी संपत्ति से नहीं, बल्कि अपेक्षाओं और संतोष से पनपते हैं। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। हुजूर, जहां पनाह की मेहरबानी है। मैंने तो बस इतना ही पाया है कि जहां अभाव होता है, वहां एक छोटी सी चीज भी सबसे बड़ा उत्सव बन जाती है। बच्चों का मनोरंजन उनकी मजबूरी से उपजा था, लेकिन वो उनकी सादगी का प्रमाण भी था। अकबर ने खुशी से अपने गले का मोतियों का हार उतारकर बीरबल को भेंट करते हुए कहा, तुम्हारी ज़बान में जादू है, ये हार लो बीरबल। लेकिन अगली बार जब तुम शहर के राज ढूंढने जाओ, तो हमें भी अपने साथ ले चलना। शायद हमें भी 2 रोटियों वाला असली सुख समझ आ जाए। ये सुनकर दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल ने मोतियों का हार बड़े आदर से स्वीकार किया। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, जहां पनाह की ये कृपा इस दास के लिए अमूल्य है। मैं जरूर आपके लिए शहर के वे अनमोल कोने ढूंढूंगा, लेकिन मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कैसी गुजारिश? बीरबल ने मुस्कान छिपाते हुए कहा, गुजारिश ये है कि यदि आप मेरे साथ 2 रोटियों का सुख खोजने निकलेंगे, तो आपको अपनी पहचान छिपानी होगी। न शाही वस्त्र, न अंगरक्षक, और न ही आपका पसंदीदा खास पकवान। क्या बादशाह सलामत महल का सुख त्याग कर रात के अंधेरे में धूल भरी सड़क पर चलने का जोखिम उठाएंगे? दरबार में क्षण भर के लिए सन्नाटा छा गया। सब सोचने लगे कि क्या बादशाह ऐसा करेंगे। अकबर ने बीरबल की आंखों में देखा, फिर जोर से हंसे। तुम्हारी हर शर्त मंजूर है बीरबल, हमें तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। अब हम देखेंगे कि तुम हमें कौन सा असली सुख दिखाने वाले हो। बीरबल ने धन्यवाद किया और मन ही मन अगली योजना बनाने लगे कि अब बादशाह को कौन सी मजेदार पहेली में उलझाया जाए। संध्या होते ही बादशाह अकबर बेचैनी से बीरबल की योजना का इंतजार करने लगे। रात के दूसरे पहर में बीरबल एक साधारण वेश में बादशाह के कक्ष में पहुंचे। अकबर भी राजसी वस्त्र त्याग कर एक आम नागरिक की तरह तैयार हो चुके थे। वे दोनों महल के पिछले दरवाजे से गुपचुप बाहर निकले। शाही गलीचों की जगह अब अकबर के पैर धूल भरी और उबड़ खाबड़ सड़क पर पड़ रहे थे। बिना अपनी पालकी के इतनी दूर पैदल चलना बादशाह के लिए एक नया अनुभव था। अकबर थोड़े थके और असहज दिखे, लेकिन अपनी चुनौती के लिए चुप रहे। लगभग 1 मील चलने के बाद बीरबल उन्हें शहर की सीमा पर एक सुनसान जगह पर ले गए। वहां एक छोटे से पत्थर पर कपड़े से ढका हुआ एक मिट्टी का बर्तन रखा था। बीरबल ने बड़ी नम्रता से हाथ जोड़ते हुए कहा, जहांपनाह, अब बैठ जाइए। ये रहा वो स्थान जहां आपको असली सुख मिलेगा। अब इस खास पकवान का स्वाद चखिए। भूख और थकान से व्याकुल अकबर ने उत्सुकता से बर्तन पर से कपड़ा हटाया, और जो देखा उसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। बर्तन के अंदर केवल सूखी ठंडी ज्वार की रोटी और पानी में भिगोई हुई प्याज रखी थी। अकबर ने भौहें चढ़ाई, बीरबल, ये क्या मजाक है?
बीरबल ने मंद मंद मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। जारी। जहां पनाह। बीरबल ने अत्यंत विनम्रता से झुकते हुए कहा, यह मजाक नहीं है, बल्कि असली सुख की सच्ची पहचान है। दिन भर की कठिन यात्रा और इस तीव्र भूख के कारण ही ये सूखी ज्वार की रोटी और प्याज आपको आज दुनिया के सबसे स्वादिष्ट व्यंजन से भी बढ़कर लगेगी। बीरबल ने आगे समझाया, महल में आपके पास सोने की थाली में 56 भोग परोसे जाते हैं, पर वो भोजन केवल पेट भरने का साधन होता है। लेकिन इस सुनसान जगह पर जब शरीर पूरी तरह थक चुका हो और प्राण व्याकुल हो, तब ये सादा भोजन भी अमृत बन जाता है। अकबर ने एक पल सोचा। उनके पेट में चूहे कूद रहे थे और शरीर पसीना पसीना था। बीरबल की बात में गहरा तर्क था। उन्होंने धीरे से रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा, प्याज के साथ खाया और हैरानी से महसूस किया कि उस रूखे सूखे भोजन में एक ऐसा संतोष और मिठास थी जो उन्हें शाही दावतों में कभी नहीं मिली थी। बीरबल मुस्कुराया। सुख भोग में नहीं, बल्कि अभाव के बाद आवश्यकता पूरी होने में होता है। जहां पनाह। बादशाह अकबर ने लंबी संतुष्टि भरी सांस ली। वाह बीरबल, तुम वाकई कमाल करते हो। तुमने मुझे आज जो पाठ पढ़ाया है वो मेरे शाही खजाने से भी ज्यादा मूल्यवान है। उन्होंने जल्दी से अपना बचा हुआ भोजन समाप्त किया और अब उनका चेहरा चिंतामुक्त था। उन्होंने पानी पिया और बीरबल की तरफ देखा। लेकिन एक बात बताओ बीरबल, अकबर ने अचानक शरारत भरी मुस्कान के साथ पूछा, जब हम महल पहुंचेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं तुम्हें सोने के 100 सिक्के दूंगा। तुम उन सिक्कों से क्या खरीदोगे? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहांपनाह, मैं उन 100 सिक्कों से सबसे पहले आपके लिए एक बोरी भरकर प्याज खरीदूंगा। अकबर जोर से हंस पड़े। लेकिन ऐसा क्यों मेरे दोस्त? मेरे पास पहले से ही मेरे बावर्ची खाने में हर तरह की चीजें हैं। बीरबल ने झुककर कहा, ताकि आप कभी न भूलें कि शाही पकवानों से ज्यादा स्वादिष्ट और संतोषजनक क्या हो सकता है, जहांपनाह। और ताकि आप ये भी न भूलें कि जब राजा और मंत्री दोनों प्यास और भूख से पीड़ित होते हैं, तब दोनों एक ही जमीन पर होते हैं। अकबर ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए गहरी सांस ली। वाह बीरबल, तुम एक साधारण सी बात को भी राजशाही सबक में बदल देते हो। लेकिन मान लो तुमने मुझे ये कीमती प्याज भेंट कर दिए, अब उन बचे हुए 99 सिक्कों का क्या जो मैंने तुम्हें दिए थे? तुम अपने लिए क्या खरीदोगे? क्या तुम अपने परिवार के लिए रेशम के कपड़े या कुछ मीठे पकवान नहीं खरीदोगे? बीरबल ने फिर से सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। जहांपनाह, मैं बचे हुए सिक्कों से अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छी कहानियों की किताबें खरीदूंगा, क्योंकि जहांपनाह, भले ही आप उन्हें आज रेशम के कपड़े पहना दें, वे कल फट जाएंगे, लेकिन ज्ञान की कहानियां उन्हें वर्षों तक समृद्ध बनाए रखेंगी और उनकी भूख मिटाती रहेंगी। अकबर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि बीरबल को 100 के बजाय 1000 सोने के सिक्के दिए जाएं। ले जाओ बीरबल, अकबर ने हंसते हुए कहा, और इस बार मेरी सलाह है कि उन सिक्कों से मेरे लिए कुछ मत खरीदना। जैसी आपकी आज्ञा, जहांपनाह, बीरबल ने हंसते हुए कहा। लेकिन मुझे लगता है कि इन 1000 सिक्कों से मैं आपके लिए एक नहीं, बल्कि 10 बोरी प्याज खरीद सकता हूं, बस ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप ज्ञान की इस सुगंध को कभी न भूलें। ये सुनकर दरबार में मौजूद सभी लोग हंसने लगे। अकबर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए, लेकिन उन्होंने नकली गुस्सा दिखाते हुए बीरबल की ओर देखा। बस बस बीरबल, मैंने तुम्हें इनाम ज्ञान का प्रसार करने के लिए दिया था, न कि मेरे शाही रसोई घर को प्याज के गोदाम में बदलने के लिए। अकबर ने आंखों में शरारत लिए कहा, अगर तुम अब एक भी बार प्याज का नाम लोगे तो मैं तुम्हारे 1000 सिक्कों को वापस 100 कर दूंगा। बीरबल ने बड़ी नम्रता से सिर झुकाया। माफ कीजिएगा जहांपनाह, प्याज तो केवल उदाहरण था। ज्ञान की सुगंध वास्तव में अनमोल है, चाहे वो 100 सिक्कों से आए या 1000 से। बीरबल ने सिक्के लिए और जाते हुए गुनगुनाया,
और वैसे भी मैं सोच रहा था कि मैं आपके लिए अगली बार दशहरे पर एक बड़ा सोने का कंदिल खरीद सकता हूं। शायद उसमें थोड़ी सी प्याज जैसी नक्काशी हो। अकबर ने हार मानते हुए हाथ हिलाया। जाओ बीरबल, अब जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें बिना किसी इनाम के वापस भेज दूं। सारा दरबार एक बार फिर ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल हमेशा की तरह जीत गए थे। बीरबल के जाते ही दरबार में फैली हंसी धीरे धीरे शांत हो गई। बादशाह अकबर ने एक गहरी सांस ली और अपने आसपास देखा। उन्हें बीरबल की जीत पर हंसी कम और अपनी हार पर थोड़ा चिढ़ ज्यादा महसूस हो रही थी। वो जानते थे कि बीरबल हर बार किसी न किसी युक्ति से उन्हें हरा देते हैं, लेकिन इस बार ज्ञान और प्यास के मिश्रण ने उन्हें सचमुच चकित कर दिया था। कुछ दिन बीत गए और बादशाह अकबर की बेचैनी बढ़ती गई। उन्हें लगा कि बीरबल को अपनी बुद्धि पर थोड़ा अधिक ही घमंड हो गया है। उन्हें बीरबल को यह दिखाना जरूरी था कि ऐसी पहेलियां भी होती हैं जिनका जवाब केवल हाजिर जवाबी से नहीं दिया जा सकता। अगले दिन भरे दरबार में अकबर ने सिंहासन से झुककर बीरबल की ओर देखा। उनकी आवाज में पिछली बार जैसा मजाक नहीं था, बल्कि एक गंभीर चुनौती थी। बीरबल, बादशाह ने कहा, तुम स्वयं को सबसे बुद्धिमान कहते हो और दरबार भी तुम्हारी प्रशंसा करता है। इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसा कार्य सौंपता हूं जो तुम्हारी सभी तर्क शक्तियों को परख लेगा। तुम्हें कल तक ये सिद्ध करके दिखाना होगा कि दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। ये सुनकर बीरबल ने आश्चर्य से आंखें उठाई। ये चुनौती न तो पैसों से जुड़ी थी और न ही किसी फल सब्जी से। ये वास्तव में उनकी प्रतिष्ठा का प्रश्न था। बीरबल ने चुनौती स्वीकार करते हुए गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर आई क्षणिक हैरानी तुरंत आत्मविश्वास भरी मुस्कान में बदल गई। जहांपनाह, जब आपने ये कार्य मुझे सौंपा है तो इसमें निश्चित रूप से कोई गहरा रहस्य छुपा होगा। मैं आपकी आज्ञा शिरोधार्य करता हूं। यह कहकर बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया और तुरंत दरबार से विदा ली। उनके पास समय कम था। वो जानते थे कि दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख को खोजना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए अवलोकन और त्वरित निर्णय की आवश्यकता होगी। उन्होंने अपने घोड़े की लगाम खींची और तेजी से शहर के भीड़-भाड़ वाले बाजारों की ओर निकल पड़े। काफी देर घूमने के बाद बीरबल ने एक विचित्र दृश्य देखा। एक राहगीर अपने घोड़े पर बड़े आराम से बैठा था, लेकिन उसने अपने सिर पर घास का भारी भरकम गट्ठर रखा हुआ था। वो व्यक्ति पसीने से लथपथ था, फिर भी गट्ठर को नीचे नहीं रख रहा था। बीरबल ने घोड़ा उसके पास रोका और पूछा, ए भाई, तुम ये गट्ठर घोड़े की पीठ पर क्यों नहीं रख देते? बेकार में बोझ उठा रहे हो। उस व्यक्ति ने ऊपर देखा और अजीब तर्क दिया, हुजूर, बेचारा घोड़ा पहले ही मेरा बोझ ढो रहा है। मैं ये भारी गठरी भी उस पर डालकर उसे और क्यों कष्ट दूं? ये सुनकर बीरबल ने सोचा, वाह, मुझे अपना पहला मूर्ख मिल गया। उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति को कुछ सोने के सिक्के दिए और कहा, तुम अपना नाम मुझे बताओ। उस व्यक्ति की आंखों में सोने के सिक्के देखते ही चमक आ गई। उसने गट्ठर जमीन पर रखा, जल्दी से सिक्के उठाए और अदब से झुककर कहा, मेरा नाम रामलाल है हुजूर। मैं बहुत गरीब हूं। आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। बीरबल ने एक छोटी सी डायरी निकाली, उसमें रामलाल का नाम दर्ज किया और घोड़ा आगे बढ़ा दिया। असल में बादशाह अकबर ने बीरबल को चुनौती दी थी कि वो उन्हें 4 ऐसे मूर्ख ढूंढ कर लाए जिनकी मूर्खता स्पष्ट दिखाई दे। ये रामलाल पहला था। बीरबल अब बाकी 3 मूर्खों की तलाश में शहर के बाहरी इलाके की ओर बढ़ चले। वो कुछ दूर ही गए थे कि उनकी नजर एक और विचित्र दृश्य पर पड़ी। एक सेठ अपनी हवेली के द्वार पर खड़ा था। वो हाथ में एक विशाल ताला लिए हुए था और घर के अंदर झांक रहा था। बीरबल ने सोचा, ये कुछ अजीब है। उन्होंने घोड़े को रोका और सेठ से पूछा, सेठ जी, आप ताला हाथ में लेकर क्या देख रहे हैं? सेठ ने बीरबल को देखते ही राहत की सांस ली। अरे, आप बीरबल जी हैं?
अच्छा हुआ आप आ गए, मैं बड़ी दुविधा में हूं। क्या हुआ सेठ जी? ताला हाथ में है और दरवाजा खुला है, आप अंदर क्या झांक रहे हैं? बीरबल ने उत्सुकता से पूछा। सेठ ने धीरे से उत्तर दिया, असल में मैं ये देख रहा हूं कि मैंने जो धूप और रोशनी घर से बाहर निकाली है, कहीं ताला लगाने से पहले अंदर कीमती सामानों के साथ अंधेरा भी बाहर न भाग जाए। बीरबल भौचक के रह गए। क्षमा कीजिए, अंधेरे का भाग जाना? सेठ ने अपनी बात स्पष्ट की। हां, आप जानते हैं, अंधेरा ही तो चोरों से हमारी चीजों को बचाता है। मैंने अभी दरवाजा बंद किया है और मैं सुनिश्चित कर रहा हूं कि अंदर पर्याप्त गाढ़ा अंधेरा बचा हो, ताकि जब मैं ये भारी ताला लगाऊं तो वो पूरी सुरक्षा कर सके। अगर अंधेरा कम हुआ तो ताले का क्या फायदा? बीरबल ने सिर हिलाया। वाह, ये तो रामलाल से भी बड़ा मूर्ख निकला, उन्होंने मन में सोचा। बीरबल मुस्कुराए और तुरंत सेठ का नाम अपनी सूची में दर्ज कर लिया। अब उन्हें बस 2 और मूर्खों की तलाश थी। वो घोड़े पर सवार हुए और आगे बढ़ चले। बीरबल घोड़े पर सवार तेजी से आगे बढ़े। दोपहर होने को थी और उन्हें जल्द से जल्द अपनी सूची पूरी करनी थी। वो अभी एक संकरी गली से मुख्य सड़क की ओर मुड़े ही थे कि उन्हें सामने एक और विचित्र दृश्य दिखाई दिया। एक व्यक्ति अपने सिर पर लकड़ी का एक भारी लट्ठा रखे हुए था। लट्ठा इतना भारी था कि उसके चेहरे की नसें तंग गई थी, लेकिन उस भारी लट्ठे के ऊपर उसने रस्सी से एक छोटा, पतला, रंगीन कपड़ा बांध रखा था। बीरबल ने उत्सुकता से घोड़े को रोका। ओ भाई, जरा सुनो। आदमी ने मुश्किल से अपना सिर संभाला। बीरबल ने पूछा, ये क्या माजरा है? इतना वजन तो तुम्हारे सिर पर पहले से ही है, ये हल्का सा कपड़ा तुम इस भारी लट्ठे के ऊपर क्यों लादे हुए हो? आदमी ने हाफते हुए जवाब दिया, हुजूर, ये लट्ठा बहुत भारी है, अगर ये नीचे गिर गया तो टूट जाएगा। मैंने ये कपड़ा इसलिए रखा है ताकि लट्ठे को आराम मिले और उसे गर्मी न लगे। बीरबल ने ताज्जुब से अपनी आंखें चौड़ी कर ली। कपड़े से लकड़ी को आराम? वाह, ये तो उन दोनों से भी बड़ा मूर्ख निकला। बीरबल ने तुरंत इस तीसरे मूर्ख का नाम अपनी सूची में दर्ज किया और राहत की सांस ली। अब उनका काम पूरा हो चुका था। अब बीरबल ने देर करना उचित न समझा। वो तुरंत उस आदमी को उसकी मूर्खता के लिए धन्यवाद देते हुए महल की ओर रवाना हो गए। दरबार लगा हुआ था और बादशाह अकबर बड़ी बेचैनी से बीरबल का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया, अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, तो क्या तुम उन 3 महान मूर्खों को ढूंढ पाए जिनकी तलाश में मैंने तुम्हें भेजा था? मुझे बताओ, तुम्हारी सूची में कौन कौन शामिल है? बीरबल ने अदब से झुककर सलाम किया। जी हुजूर, आपका हुक्म सिर आंखों पर। आपके राज्य में मूर्खों की कमी नहीं है, लेकिन मैंने 3 ऐसे नगीने खोज निकाले हैं जिनकी मूर्खता का कोई सानी नहीं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, शानदार। अब जल्दी से उन तीनों का परिचय कराओ और अपना वादा किया हुआ इनाम जीतो। कौन है वे पहले 3? बीरबल ने अपनी सूची पेश की। पहला तो वो आदमी है, हुजूर, जिसने अपने कीमती घोड़े के पेट पर सिर रखकर जमीन में गड्ढा खोदने की सलाह को मान लिया। अकबर खिलखिला उठे। हां, वो वाकई जबरदस्त मूर्ख था। बाकी 2 कौन है? बीरबल ने कहा। दूसरा वह है जो अपने घर का बड़ा सा दरवाजा कंधे पर उठाए घूम रहा था, ये सोचकर कि वो उसे चोरों से बचा रहा है। और तीसरा? अकबर ने जोर देकर पूछा, सबसे बड़ा और महान कौन निकला? बीरबल ने जरा देर रुककर कहा, तीसरा मूर्ख हुजूर, खुद आप है। ये सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर का चेहरा पहले तो क्रोध से तमतमा उठा। इतनी बड़ी गुस्ताखी! दरबारीगण डर के मारे कांपने लगे। कईयों ने तो अपने कानों पर हाथ रख लिया। उन्हें लगा कि आज बीरबल का अंतिम दिन निश्चित है। लेकिन अकबर, जो बीरबल की बुद्धिमत्ता और वफादारी पर सबसे अधिक भरोसा करते थे, खुद को संभाला। उन्होंने अपनी आवाज को शांत रखते हुए पूछा, बीरबल,
तुम इस अपमानजनक बयान का परिणाम जानते हो। बताओ, मुझे मूर्ख कहने का क्या कारण है? मैं कैसे उन दोनों से भी बड़ा मूर्ख हूं? बीरबल ने शांति और गंभीरता से सिर झुकाया। जहांपनाह, उन दोनों व्यक्तियों ने कम से कम अपने घर का या अपने घोड़े का ही नुकसान किया। मैंने इन दोनों मूर्खों को खोजने में अपना बहुमूल्य समय और ऊर्जा व्यर्थ की। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा मूर्ख तो वो है जिसने राज्य के जरूरी और महत्वपूर्ण कामों को छोड़कर सिर्फ 3 मूर्खों की सूची बनाने में अपना हफ्ता बर्बाद कर दिया, और यहां बैठकर ये सब सुन रहा है। दरबार में क्षण भर के लिए चुप्पी छा गई, और फिर धीरे धीरे हंसी की लहर दौड़ गई। अकबर खुद भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। अकबर ने धीरे धीरे अपनी हंसी को नियंत्रित किया और बीरबल की ओर देखते हुए सिर हिलाया। उनकी आंखों में प्रशंसा का भाव था। वाह बीरबल, सचमुच तुम महान हो। जिस सूझबूझ से तुमने ये सिद्ध किया कि मैं ही सबसे बड़ा मूर्ख हूं, ये सिर्फ तुम ही कर सकते थे। दरबार में मौजूद सभी दरबारी बीरबल की हाजिर जवाबी पर मुग्ध थे। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई जवाब नहीं, लेकिन अब ये बताओ, तुम्हारी इस बहुमूल्य खोज और हमारे मनोरंजन के लिए तुम्हें क्या इनाम चाहिए? बीरबल ने अदब से झुककर कहा, जहांपनाह, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस ये सूची यही समाप्त हो जानी चाहिए। और हां, यदि भविष्य में आपको फिर कभी ऐसे मूर्खों की जरूरत हो तो कृपया मुझे एक और हफ्ता बर्बाद करने के लिए न कहें। अकबर ने हंसते हुए अपने गले से मोतियों की माला निकालकर बीरबल को पहनाई और कहा, इस सूची को आज से बुद्धिमानी का पाठ कहकर याद किया जाएगा। और बीरबल, ये माला इस बात का इनाम है कि तुमने ये साबित कर दिया कि राजकाज से बड़ी कोई मूर्खता नहीं हो सकती। सारा दरबार जोरदार ठहाकों से गूंज उठा। दरबार में ठहाके शांत हुए, पर बीरबल के चेहरे पर अब भी हल्की मुस्कान थी। उन्होंने मोतियों की माला को श्रद्धा से छुआ और अकबर का धन्यवाद किया। अकबर ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए बीरबल की ओर देखा। बीरबल, उन्होंने कुछ सोचते हुए कहा, तुमने साबित किया कि तुम मूर्खों की सूची बनाने में माहिर हो, लेकिन मेरा मन अब एक कठिन प्रश्न पूछने का कर रहा है। बीरबल ने तुरंत कहा, हुक्म करें। जहांपनाह, मूर्खता की सूची बनने के बाद शायद बुद्धिमानी की बातें करने का समय आ गया है। अकबर बोले, आज मौसम बड़ा सुहावना है। मुझे बताओ, इस धरती पर सबसे दुर्लभ वस्तु क्या है? सोना, हीरे या फिर कुछ और? बीरबल ने एक पल सोचा, फिर झुककर बोले, जहांपनाह, मैं आपको कल सुबह इसका जवाब दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि मैं जो वस्तु लाऊंगा वो आपको आपके महल के भीतर ही मिलनी चाहिए। अकबर आश्चर्यचकित होकर बोले, महल के भीतर? ये कैसी शर्त है? ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। अगली सुबह दरबार पूरी तरह से भरा हुआ था। बादशाह अकबर उत्सुकता से बीरबल का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही बीरबल ने प्रवेश किया, अकबर ने पूछा, तो बीरबल, क्या तुम वो दुर्लभ वस्तु लाए हो जो हमारी शर्त के अनुसार इस महल के भीतर ही उपलब्ध हो? बीरबल के हाथ खाली थे। वो जमीन की तरफ झुके और बोले, जहांपनाह, वस्तु तो मैं लाया हूं, लेकिन वो दिखाई नहीं देती। अकबर थोड़े नाराज हुए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, ये कैसी पहेली है? मैंने कहा था कि वो वस्तु यहां मौजूद होनी चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, शहंशाह, मैं किसी हीरे या सोने की बात नहीं कर रहा। इस धरती पर सबसे दुर्लभ वस्तु है सच्चा खाली समय, शुद्ध फुर्सत। बीरबल ने आगे स्पष्ट किया, कल रात मैंने आपके महल के कोने कोने में देखा। मैंने सबसे पूछा, संतरी से लेकर वजीर तक, क्या उनके पास सचमुच एक पल की भी फुर्सत है जो पूरी तरह से उनकी अपनी हो, बिना किसी काम की चिंता के? हर कोई आपकी सेवा में व्यस्त है। हर कोई किसी न किसी जिम्मेदारी के बोझ तले दबा है। जहांपनाह, फुर्सत ही सबसे दुर्लभ है जो महल के भीतर किसी को भी नसीब नहीं। अकबर बादशाह कुछ देर तक बीरबल के चेहरे को देखते रहे। उनके होठों पर धीरे से एक मुस्कान तैर गई जो जल्द ही गहरी सोच में बदल गई। वाह बीरबल, उन्होंने अंततः कहा,
तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम केवल हाजिर जवाब नहीं, बल्कि गहरे विचारक हो। तुम्हारे उत्तर ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या मेरे पास, स्वयं शहंशाह के पास, शुद्ध फुर्सत का एक पल भी है। हमेशा राजकाज, फैसले और दुश्मन की चिंता। उन्होंने अपनी दाढ़ी सहलाई और आगे कहा, परंतु बीरबल, ये तो तुमने सैद्धांतिक बात की। मैं चाहता हूं कि तुम इसे सिद्ध करो। मेरा आदेश है, तुम महल में उस एक व्यक्ति को खोज कर लाओ जिसके पास सबसे ज्यादा फुर्सत हो। एक ऐसी फुर्सत जो तुम्हारे दिए गए किसी भी कार्य या मेरी किसी भी अपेक्षा से पूरी तरह मुक्त हो। बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। जैसी आपकी आज्ञा, जहां पनाह। ये कार्य कठिन अवश्य है, पर असंभव नहीं। मुझे थोड़ा समय दें। ये कहकर बीरबल अगले दिन दरबार में एक अजीब चीज लेकर उपस्थित हुए। अगले दिन बीरबल दरबार में एक अजीब चीज लेकर उपस्थित हुए। वो अपने हाथों में एक बड़ी सी, सजी हुई, परंतु पूरी तरह से खाली टोकरी लिए हुए थे। बादशाह अकबर ने उत्सुकता से उस खाली टोकरी को देखा। बीरबल, क्या ये खाली टोकरी ही वो व्यक्ति है जिसके पास सबसे ज्यादा फुर्सत है? तुमने कल कहा था कि तुम एक व्यक्ति को लेकर आओगे। बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। जहां अपना व्यक्ति तो यही है, बस थोड़ा अदृश्य है। उन्होंने टोकरी जमीन पर रखी और जोर से घोषणा की, मैं उस व्यक्ति को ले आया हूं जिसकी फुर्सत कभी भंग नहीं हो सकती। दरबारियों में फुसफुसाहट फैल गई। अकबर ने माथे पर बल डालते हुए पूछा, ये पहेली कैसी? जल्दी बताओ, कौन है वो? बीरबल मुस्कुराए और टोकरी की ओर इशारा किया। वो कोई और नहीं, जहां पनाह, बल्कि हमारे महल का शाही दरबान है, जो मुख्य द्वार पर पूरे दिन खड़ा रहता है। उसकी फुर्सत इतनी प्रचंड है कि उसे पहरा देने के सिवा कोई कार्य नहीं है, और फुर्सत में ही वो ये सोचता रहता है कि अगर कोई काम आया तो वो उसे कैसे टालेगा। अकबर पहले तो हंसते हंसते रुक गए। उन्होंने आश्चर्य से बीरबल को देखा। बीरबल, तुम हमारे सबसे विश्वसनीय पहरेदार को आलसी घोषित कर रहे हो? ये तो हद हो गई। भला कोई व्यक्ति अपनी फुर्सत को टालने की योजना क्यों बनाएगा? हमें इसका प्रमाण चाहिए। बीरबल ने शालीनता से सिर झुकाया। प्रमाण मिलेगा, जहां पनाह। उन्होंने तुरंत एक सेवक को बुलाया और फुसफुसाते हुए उसे एक निर्देश दिया। सेवक तुरंत दरबार से बाहर भागा। कुछ ही पल बाद वो सेवक हाफता हुआ वापस आया और सीधे उस दरबान के पास गया जो अब भी टोकरी के पास सहमा खड़ा था। सेवक ने दरबान से कहा, शाही खजाने से जरूरी कागजात आए हैं। कृपया इस भारी टोकरी को उठाकर महल के अंदरूनी कमरे तक पहुंचा दें। दरबान ने तुरंत अपनी कमर सीधी की। उसने टोकरी को घूरकर देखा और फिर बड़े दुख से कहा, देखो भाई, मैं दिन रात मुख्य द्वार पर खड़ा रहता हूं। अगर मैं यहां से हिल गया तो पहरेदारी में भंग हो जाएगा। ये काम किसी और फालतू आदमी को दे दो। दरबार में ठहाके गूंज उठे। अकबर अब अपनी हंसी रोक नहीं पाए। मान गए बीरबल, ये सचमुच फुर्सत का मारा है जिसने काम टालने के लिए पहरेदारी को बहाना बना लिया। बीरबल ने सम्मानपूर्वक झुककर कहा, जहां पनाह, ये केवल एक दरबान का मामला नहीं है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो व्यस्त दिखने का ढोंग करते हैं, जबकि असल में वे काम से बचने के लिए ड्यूटी का बहाना बनाते हैं। असली फुर्सत वो होती है जब व्यक्ति अपना काम ईमानदारी से खत्म करके आराम करता है, न कि काम को टालकर। अकबर ने मुस्कुराते हुए सहमति जताई। उन्होंने दरबान को आदेश दिया, बीरबल की बात सच है। तुम्हारी ये अति महत्वपूर्ण पहरेदारी आज समाप्त हुई। तुम्हें 2 दिन का अवकाश दिया जाता है। तुम अब 2 दिन तक शाही अस्तबल में घोड़ों की देखभाल करोगे। दरबान के होश उड़ गए। वो कांपते हुए बोला, पर हुजूर, घोड़े? वो तो बहुत मेहनत का काम है। शाही कागजात की टोकरी उठाना ज्यादा आसान था। बिल्कुल, अकबर ने जोरदार ठहाका लगाया, ताकि तुम्हें पता चले कि सच्ची मेहनत क्या होती है और खाली बैठकर बहाने बनाना क्या होता है। फुर्सत काम से मिलती है,
काम टालने से नहीं। पूरे दरबार में फिर हंसी की लहर दौड़ गई। बीरबल ने धीरे से आगे आकर झुककर प्रणाम किया। जहांपनाह, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आपने तो बड़ी चतुराई से काम किया। ये दरबान अपनी फुर्सत को अपनी ताकत समझता था, मगर ये नहीं जानता था कि काम के बाद मिली फुर्सत मीठी होती है और काम से भागकर कमाई गई फुर्सत किसी बोझ से कम नहीं। अकबर ने बीरबल की ओर देखते हुए अपनी मूंछों पर ताव दिया। बिल्कुल बीरबल, मैंने इसे इसलिए अस्तबल भेजा है ताकि जब ये घोड़ों की लीद साफ करे और उन्हें नहलाए, तब इसे अपनी पिछली आसान नौकरी की कीमत समझ आए। खाली दिमाग शैतान का घर होता है और खाली आदमी शिकायत का कारखाना। दरबान का चेहरा उतर गया। उसे समझ आ गया था कि अब उसका टालमटोल का खेल खत्म हो चुका है। उसने बुझे मन से सिर झुकाया और चुपचाप दरबार से बाहर चला गया, सोचते हुए कि शाही कागजात उठाना घोड़ों की देखभाल से कहीं ज्यादा सम्मानजनक काम था। पूरे दरबार में सबने एक बार फिर बीरबल की बुद्धिमानी और बादशाह अकबर के न्याय की तारीफ की। अकबर ने संतुष्टि से बीरबल की पीठ थपथपाई। अकबर ने संतुष्टि से बीरबल की पीठ थपथपाई। दरबार में हंसी और हल्की फुसफुसाहट गूंज रही थी। बादशाह अपनी जगह पर बैठे कुछ देर सोचते रहे। तभी उन्होंने बीरबल की ओर देखकर रहस्यमय ढंग से पूछा, बीरबल, तुमने दरबान को उसकी गलती का एहसास करा दिया। ये तो ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ, इस पूरे शहर में ऐसी कौन सी जगह है जहां हर आदमी पहुंचता है, पर वहां शांति की बजाय केवल शोरगुल और बेचैनी मिलती है? बीरबल मुस्कुराए और तुरंत उत्तर दिया, जहांपनाह, ऐसी जगह तो बहुत है, लेकिन सबसे प्रमुख जगह है अगले पल की चिंता। हर कोई अपनी वर्तमान स्थिति को छोड़कर भविष्य की ओर भाग रहा है और इसी भागम भाग में वर्तमान की शांति खो देता है। अकबर ने सिर हिलाया। यह दार्शनिक जवाब है बीरबल। मैं किसी भौतिक चीज की बात कर रहा हूं, कोई ऐसी चीज जिसे हम रोज देखते हैं पर उसकी कद्र नहीं करते। बीरबल ने सोचा और बोले, जहांपनाह, यदि आप भौतिक वस्तु की बात कर रहे हैं तो आपके राज्य में सबसे ज्यादा अनदेखी चीज है आपकी प्रजा की सच्ची राय। यह सुनकर अकबर चौंक गए। उन्होंने चुनौती दी, तुम इसे सिद्ध करके दिखाओ। बीरबल ने सम्मानपूर्वक झुककर कहा, जरूर जहांपनाह, यह सिद्ध करना बहुत ही सरल है। इसके लिए हमें किसी बड़ी मुहिम की नहीं, बल्कि एक साधारण से प्रयोग की आवश्यकता है। अगले दिन बीरबल बादशाह को लेकर बाजार पहुंचे। उन्होंने वहां से एक साधारण सा मिट्टी का घड़ा खरीदा। वो घड़ा देखने में एकदम सामान्य था, न कोई विशेष कारीगरी, न कोई सुंदरता। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, अब आप इस घड़े को अपने शाही खजाने के द्वार पर रखवा दीजिए और दरबारियों को यह बता दीजिए कि यह आपकी विशेष पसंद का जादुई घड़ा है। अकबर ने आदेश दिया। शाम को जब दरबारी दरबार में लौटे तो उन्होंने उस सामान्य से घड़े को खजाने के प्रवेश द्वार पर बड़े सम्मान के साथ रखा देखा। अकबर ने एक एक करके हर दरबारी से उस घड़े की विशेषताएं पूछी। अब चुनौती शुरू हो चुकी थी। दरबारियों के चेहरे पर अब चिंता और चाटुकारिता का मिश्रण था। हर कोई यही सोच रहा था कि बादशाह की पसंद को सर्वश्रेष्ठ कैसे साबित किया जाए ताकि वे उनकी नजरों में ऊंचे उठ सकें। सबसे पहले वजीर ए आजम आगे बढ़े। उन्होंने बड़े ध्यान से उस साधारण घड़े को निहारा और बोले, जहांपनाह, इस घड़े का तेज तो अद्भुत है। ये मिट्टी का नहीं, मानो शुद्ध स्वर्ण का बना हो। इसकी बनावट में जो सादगी है वो हमें जीवन की क्षण भंगुरता का पाठ पढ़ाती है। कला का ऐसा उत्कृष्ट नमूना मैंने आज तक नहीं देखा। दूसरा दरबारी मीर बख्शी भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने घड़े के पास झुककर आंखें बंद कर ली और कहा, हुजूर, इस घड़े में एक दिव्य सुगंध भरी हुई है जो मन को शांति देती है। ये केवल पानी रखने का पात्र नहीं, ये तो आपके न्याय और विनम्रता का प्रतीक है। इसकी चिकनी सतह पर प्रकाश किस अद्भुत ढंग से नृत्य कर रहा है। एक एक करके
सभी दरबारी घड़े की झूठी प्रशंसा के पुल बांधते गए। अकबर ये सब सुनकर मंद मंद मुस्कुराते रहे, लेकिन बीरबल कोने में खड़े होकर अपनी मूछों पर ताव देते हुए चुपचाप इस मानवीय नाटक का आनंद ले रहे थे। उन्हें पता था कि असली मजाक तो अब शुरू होगा। जब सभी दरबारी अपनी प्रशंसा पूरी कर चुके तो अकबर ने अपनी गंभीर मुद्रा बनाई और बीरबल की ओर देखा। बीरबल, उन्होंने आवाज दी, क्या तुम इस अद्भुत पात्र पर कुछ नहीं कहना चाहोगे? हमने सुना कि इसमें दिव्य सुगंध है और ये न्याय का प्रतीक भी है। तुम्हारे विचार क्या है? बीरबल मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। उन्होंने बड़े ध्यान से उस साधारण मिट्टी के घड़े को देखा, जैसे वो कोई अनमोल रत्न हो। जहां पनाह, बीरबल ने झुककर कहा, यह घड़ा अद्भुत है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन इसकी महानता इसकी सुगंध या सतह के नृत्य में नहीं है। फिर किसमें है? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। बीरबल ने कहा, हुजूर, इसकी महानता इसकी नितांत विनम्रता में है। ये अपने अंदर तपती गर्मी को सोखकर सबसे प्यासे व्यक्ति के लिए भी शीतल जल को सहजता से उपलब्ध कराता है। बाकी सब तो हमारी कल्पना है। ये घड़ा केवल एक बात जानता है, जल को ठंडा रखना, और अपने इस कर्तव्य को ये पूरी ईमानदारी से निभाता है। दरबारी इसे न्याय का प्रतीक कहें, लेकिन ये केवल मिट्टी का घड़ा है, और शायद यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने थोड़ी देर बीरबल की ओर देखा। उनके चेहरे पर धीरे धीरे एक अद्भुत मुस्कान फैल गई, जो जल्द ही एक जोरदार ठहाके में बदल गई। वाह बीरबल, तुम एक साधारण मिट्टी के घड़े को भी सत्य और ज्ञान की ऊंचाई तक ले जाते हो। बादशाह बोले, उनकी आंखें चमक रही थी। तुमने सही कहा, इसकी महानता इसकी नितांत ईमानदारी में है।